क्लास 9 साइंस के फिजिक्स से हम लोग 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो 5 न्यूमेरिकल्स हैं इसको हमने मोशन और लॉ ऑफ मोशन चैप्टर से लिया हुआ है। तो चलिए जल्दी जल्दी इनका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। जब भी आप फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हो तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना है और वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको आपको लिखना है सिंबल के साथ। और उसके बाद फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फॉर्मूला, और फिर उसी फॉर्मूले में जब हम वैल्यू यूज कर लेते हैं तो हमको आंसर मिल जाता है। यानी आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए, जो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दिया जाएगा उसमें कौन कौन सी वैल्यू दी गई है और क्या पूछा हुआ है, ये बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये आप नहीं समझ पाओगे तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपसे कभी सॉल्व होगा नहीं। तो चलिए प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़िए और यहाँ पे क्या क्या दिया गया है उसको मैं कैसे लिख रहा हूँ उसको समझिए। आंसर आसानी से सॉल्व हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे होती नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशन। अब एक ट्रेन है जो किसी स्टेशन से स्टार्ट करेगा, और आप सिंपल सी बात समझते हो कि जब कोई चीज स्टार्ट करेगा मतलब पहले वो रुका हुआ है, यानी वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी आपको यूज करनी है जीरो, यानी जीरो से शुरू करेगा। एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। बाद में उसकी वेलोसिटी हो जाती है 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी है। और ऐसा होने में वो टाइम कंज्यूम कर रहा है, और टाइम कितना यूज कर रहा है, 1 मिनट। और फिजिक्स में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो टाइम आपको सेकंड में लेना होता है, इसलिए इसको सेकंड में हमने चेंज कर दिया। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन। अब ए आपको यहाँ पे फाइंड करना है। मतलब अब आपको सोचना है एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें यू, वी, टी और ए ये चारों चीजें आती हैं। तो आपने पहला इक्वेशन आप मोशन पढ़ा होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो इसी इक्वेशन से ये सॉल्व हो जाएगा। तो v की वैल्यू है 30, u की वैल्यू है 0, a की वैल्यू आपको बतानी है और t है 60। इसी को सॉल्व कर दो। तो a इक्वल टू हो जाएगा 30/60। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/2। इसको आप लिख सकते हो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आंसर। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। बस आपको प्रॉब्लम पढ़ना है और ये चीजें आपको लिखनी आनी चाहिए, बस ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। A stone is allowed to fall from 100-meter high tower at the same time. Another stone thrown upward with the velocity 25 meter per second. When and where both the stones will meet. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ हाइट से यहाँ पे एक स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है। तो एक स्टोन को हमने यहाँ से ड्रॉप किया, और कह रहा है कि उसी टाइम पे एक स्टोन को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका भी जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों कहाँ और कब मिलेंगे, मतलब कितने टाइम पे मिलेंगे और कितने हाइट पे मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए। जब किसी चीज को आप यहाँ से ड्रॉप करोगे, तो ड्रॉप करोगे मतलब पहले इसकी वेलोसिटी आपकी रहेगी जीरो। और जब किसी चीज को यहाँ से फेंकोगे तो बिना स्पीड के आप इसको फेंक नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने दे दिया है 25 मीटर पर सेकेंड। इसका हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब इस दोनों के बीच का जो टोटल हाइट है वो 100 मीटर है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक। और हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए नीचे से एक्स हाइट पे ये दोनों मिल जाते हैं। तो अगर यहां से यहां तक की हाइट होगी एक्स, तो जो बचा हुआ हाइट होगा यहाँ ऊपर से लेके एक्स तक, ये हाइट हो जाएगी पूरा 100 में से एक्स हम कर देते हैं माइनस। ठीक है, ये हो गया। और मान लो यहाँ पे जब ये मिलते हैं तो टोटल टाइम लगता है टी। ठीक है, तो अब दोनों के लिए हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और उसी को कुछ इक्वेट करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो कुल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हम लोग एक यूज करते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे ए टी स्क्वायर होता है, लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ के सरफेस से ऊपर फेंकते हो या फिर ऊपर से कोई चीज नीचे आती है तो ए की जगह हम लोग जी यूज करते हैं, और जी की वैल्यू यहाँ पे 10 आपको यूज करना है। चलिए, ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना कर रहा है, 100 माइनस एक्स। अब ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये स्टार्ट कर रहा है जीरो से, इसलिए यू जीरो होगा तो पूरा यू टी जीरो हो जाएगा, और प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 लिख देते हैं, और टी हमको पता नहीं है। ये पहला रिलेशन हमारा आया हुआ है। अब दूसरा रिलेशन लिखते हैं, जब ऑब्जेक्ट हमारा नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसके लिए क्या लिखोगे, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो x है, और यहाँ u की वैल्यू है 25, तो 25 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। अब ये माइनस क्यों किया इसको समझ लीजिए।
जब किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर आप फेंकते हो तो उसकी स्पीड कम होती जाती है, यानी जी की वैल्यू जो होती है उसको नेगेटिव साइन के साथ यूज करना होता है, और जब नेगेटिव साइन के साथ यूज करोगे तो ये हो जाएगा -12 × 10 × t²। ये आपका दूसरा रिलेशन है। अब जो यहाँ पे पहला रिलेशन है उसमें भी 12 × 10 × t² आया हुआ है, और दूसरे वाले में भी 12 × 10 × t² आया हुआ है। तो पहले इक्वेशन से 12 × 10 × t² की जगह हम लोग 100 - x ये वैल्यू दूसरे वाले में यूज करेंगे, ठीक है। तो दूसरे इक्वेशन में ये x ऐसे ही रहेगा, 25t ऐसे ही रहेगा, माइनस के बाद यहाँ पे 12 × 10 × t² की जगह पहले इक्वेशन से हम लिख देते हैं 100 - x। इसी को सॉल्व कर दोगे आपको टाइम मिल जाएगा। ये हो गया 25t -100 और प्लस x, ये दोनों तरफ x है ये कैंसिल हो जाएगा। 25t = मिल जाएगा 100, तो t यहाँ पे मिल जाएगा 100/25 मतलब 4 सेकेंड। तो एक आंसर आ चुका है कि दोनों जो यहाँ पे, तो एक आंसर यहाँ पे आ चुका है, दोनों जो स्टोन होंगे वो एक दूसरे को 4 सेकेंड पे पाएंगे, ठीक है। अब इसी 4 सेकेंड से आप निकाल लो डिस्टेंस। तो चलिए पहले रिलेशन में हम t की जगह 4 यूज करेंगे, तो रिलेशन है 100 - x = ½ × 10 × 4 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 16, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 80। तो x = हो जाएगा 100 - 80 मीन्स 20 मीटर। अब ये x की वैल्यू है क्या, नीचे से हाइट है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि जो अर्थ सरफेस है उससे 20 मीटर पे दोनों मिलेंगे, ठीक है। या ऊपर जहां से आपने इसको ड्रॉप किया होगा वहां से ये 80 मीटर पे मिल जाएंगे, मतलब ऊपर से 80 मीटर पे और नीचे से 20 मीटर पे दोनों एक दूसरे को पा जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। A person move 3 kilometer west, then 2 kilometer north, and at last 3 kilometer west. Calculate his distance and displacement. अब यहाँ पे पहले डायरेक्शन का हिसाब है, तो पहले डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे एक बना लेते हैं इस तरीके से। डायरेक्शन ये सबको पता होना चाहिए, ये होता है नॉर्थ, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये होता है वेस्ट, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए वो यहाँ से शुरू किया, तो सबसे पहले इसको कहाँ जाना है, 3 किलोमीटर वेस्ट जाना है। तो यहां से मान लो 3 किलोमीटर ये वेस्ट आ गया, यहाँ पे ये हो गया 3 किलोमीटर। उसके बाद अब इसको 2 किलोमीटर नॉर्थ जाना है, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, तो मान लो यहाँ पे 2 किलोमीटर ये आ गया। अब उसके बाद 3 किलोमीटर वेस्ट इसको फिर जाना है, तो फिर मान लो 3 किलोमीटर वेस्ट आ गया, यानी कि अब उसका फाइनल पोजीशन यही है और इनिशियल पोजीशन ये है। तो जो डिस्टेंस होता है, आप डिस्टेंस क्या लिखते हो, लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, कि जो पाथ है उसकी पूरी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे लेंथ हो जाएगा 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, मिल के हो गया 8 किलोमीटर। जो डिस्टेंस होगा वो 8 किलोमीटर होगा। अब हम लोग निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, यानी इन दोनों के बीच में आपको ड्रॉ करनी है एक स्ट्रेट लाइन। तो चलिए एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, और इसी लाइन का आपको लेंथ बताना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका लेंथ बताने के लिए क्या करना है आपको, ट्राइंगल को हम लोग पूरा कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको और इसको जोड़ के एक हाइपोथेटिकल ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है। आपको बस इसी लेंथ से मतलब है जो ए बी के बीच में स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। बाकी बस इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे ये डॉटेड लाइन बनाई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं हम लोग सी। तो इसी ट्राइंगल ए बी सी में हमको जो हाइपोटेनस है इसको कैलकुलेट करना है। तो जो बी सी होगा, बी सी की वैल्यू 2 किलोमीटर होगी, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होगा। और जो सी और ए होगा, पूरा इसका लेंथ यहाँ तक 3 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ था, 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ होगा, तो कुल मिल के हो जाएगा 6 किलोमीटर। तो इस ट्राइंगल में आपका एक साइड है 2 किलोमीटर, एक साइड है 6 किलोमीटर, और आपको ए बी बताना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो लिखोगे ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 36 मतलब 40। जो ए बी होगा वो होगा √40 किलोमीटर, और इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 2√10 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को ऐसे ही आपको सॉल्व करना है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। An object of mass 200 gram start with velocity 20 meter per second comes to rest in 10 second. Calculate force acting on it. ये लॉज ऑफ मोशन से प्रॉब्लम है। तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 200 ग्राम। और फिजिक्स में मास हमेशा केजी में यूज होता है, इसलिए इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देना तो आपको मिल जाएगा 0.2 केजी। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्टार्ट करता है विद वेलोसिटी 20, मतलब कि यू यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है और बाद में ये रुक जाता है, यानी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे होगी 0। और टाइम ऐसा करने में कितना लग रहा है, इसको 10 सेकेंड लग रहा है। तो आपको बताना है फोर्स, ठीक है। और आप जानते हो फोर्स F इक्वल टू होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब चेंज इन मोमेंटम आपको लिखना है ऊपर और नीचे इसको डिवाइड करना है किससे, टाइम से। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम लिखोगे तो लिखोगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और डिवाइडेड बाय टाइम। जो फाइनल मोमेंटम है उसको लिखोगे m इंटू वी माइनस इनिशियल मोमेंटम लिखोगे m इंटू यू और डिवाइड कर दोगे टाइम से। यहां से m कॉमन कर देंगे तो आ जाएगा v माइनस यू बाई टी। इसी को सॉल्व करना है। यहाँ पे मास है 0.2, फाइनल वेलोसिटी इसके है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 20 और टाइम है यहाँ पे 10, यानी आपको ये आंसर नेगेटिव मिलेगा। तो माइनस 0.2 इंटू 20/10 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 0.4 नेगेटिव साइन के साथ, इतना न्यूटन। इतना फोर्स यहाँ पे लगेगा। अब ये माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब ये फोर्स इसकी वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली कम करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। टू ऑब्जेक्ट ए 100 kg, B 75 kg, moving with velocity 40 km per hour and 60 km per hour respectively. Then find which one has more inertia, which will have more momentum, which will stop first if same force applied on both. ठीक है, यहाँ पे तीन चीजें बतानी है आपको। अब यहाँ पे क्या हुआ, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी, दोनों का मास दे रखा है। पहले का है 100 kg और दूसरे का है 75 kg और दोनों की वेलोसिटी दे रखी है, पहले की 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की 60 किलोमीटर पर आवर। अब फिजिक्स में जो वेलोसिटी होता है ना उसको हमेशा मीटर पर सेकंड में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ खास करना नहीं है, बस कंपेयर करना है। तो कंपेयर करोगे तो आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो यूनिट को चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे केवल कंपैरिजन करना है, इसलिए हम यूनिट को यही यूज करेंगे। क्लियर है। तो पहला आंसर यहाँ पे कह रहा है कि विच वन हैज मोर इनर्सिया। अब इनर्सिया आपको मालूम है मेजरमेंट किसका है, मास का। जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्सिया ज्यादा होता है, तो बस मास के हिसाब से आंसर लिख देना है। तो यहाँ पे ए का मास ज्यादा है इसलिए पहले का आंसर आ जाएगा ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। अब दूसरे पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच विल हैव मोर मोमेंटम। तो पहले दोनों का मोमेंटम निकालना पड़ेगा। तो जो ऑब्जेक्ट ए है उसका मोमेंटम लिखोगे m इंटू वी, तो हो जाएगा 100 इंटू 40, तो आ जाएगा 4000। ऐसे दूसरे का निकालोगे m इंटू वी, तो इसका करना पड़ेगा 60 मल्टीप्लाई 75 और ये मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4500, इतना केजी किलोमीटर पर आवर। अब कंपेयर कर लो तो मोमेंटम आपको दूसरे वाले का ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। इसलिए दूसरे का आंसर लिख देना है आपको ऑब्जेक्ट बी। और सी पार्ट कह रहा है विच विल स्टॉप फर्स्ट इफ सेम फोर्स अप्लाइड ऑन बोथ। अब एक ऑब्जेक्ट है जो 4000 के मोमेंटम से मूव कर रहे हैं और एक ऑब्जेक्ट है जो 4500 के मोमेंटम से मूव कर रहा है। तो जिसका मोमेंटम ज्यादा होता है उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, और यहाँ पे दोनों के लिए सेम फोर्स लगाया गया है। तो जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा वो आसानी से नहीं रुकेगा, इसलिए जिसका मोमेंटम कम होगा वो पहले रुक जाएगा। और मोमेंटम कम किसका है, ऑब्जेक्ट ए का, इसलिए सी में आपको लिखना होगा कि जो ऑब्जेक्ट ए होगा वो पहले रुक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे कुछ और प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।